ज्वाइन करने के एक दो दिन बाद जब धीरे धीरे डेड बॉडीज निकलना शुरू हुआ और गिनती बढ़ना शुरू हुआ, बहुत सारे तो नाले में मार के फेंके हुए थे, तो वो जो बॉडीज निकले तब जाकर के पता चला कि ये मामला कितना गंभीर है। जो पहले सोचा जा रहा था कि ये राइट्स है, लेकिन राइट में 53 लोगों की हत्या हुई और इतने सारे लोगों को चोटें आई हैं, ये चौंकाने वाली थी। और तब मुझे पता लगा, मुझे समझ में आया कि ये मामला गंभीर है। नमस्कार। ताहिर हुसैन को दोषी सिद्ध करने के बाद अब 2020 का दिल्ली दंगा फिर से चर्चा में है। दिल्ली दंगे के समय दिल्ली को संभालने के लिए भेजे गए एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर थे और उनकी ही नेतृत्व में उस समय जांच और बाकी चीजें हुई थी। आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ही हैं। जानेंगे आखिर कैसे जांच हुई थी और क्या सब हुआ था। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर सबसे पहला सर, अगर मैं कोर्ट का फैसला आ चुका है और 6 साल बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020 के दिल्ली दंगों की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, क्या थी, तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे बड़ी सच्चाई अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके जवाब यही कहूँगा कि दंगा कैसे इंजीनियर किया जा सकता है, जहाँ पे पहले से कोई दोनों पक्षों में कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए एक राइट्स इंजीनियर करा देना, जिसमें 53 लोगों की जानें गई, कितने 100 लोगों को चोटें आई, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, ये सच है जो चौंकाने वाली है। सर 2020 के दंगों का एक ऐसा पल बताइए जब आपको लगा कि अगर जल्दी से कोई फैसला नहीं किया गया दिल्ली हाथ से निकल जाएगी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 25 तारीख को दिल्ली पुलिस वापस सीआरपीएफ से ज्वाइन किया था। मैंने पाया कि मेरे पास बहुत कम समय है और उस कम समय में मुझे अपनी स्ट्रैटेजी तय करना था। मैं करीब 5, साढ़े 5 के करीब में शाम को मैं वहाँ पहुँचा। एक तो स्थिति को भी समझना था, क्या स्थिति क्या है और आगे उसे कैसे कंटेन की जाए, इसका भी निर्णय करना था। और जो हमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी और साथ में जो हमारे साथी जो थे उनसे भी जो मैंने बातचीत की, मुझे तय करना था कि हमारा डिप्लॉयमेंट क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगा। हमने तय किया कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग सड़क पे उतर आते हैं, उस समय हमें बल प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हम इसी भीड़ को हम छोटे छोटे टुकड़े में ही हैंडल करें तो वो आसान भी होता है। बड़ा भीड़ हो जाता है तो उससे क्या एक दूसरे को सहारा मिलता है और फिर उनमें वायलेंस की संभावना होती है। तो हमने तय किया कि हमारा डिप्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ऑफिसर को हमें चाहिए जिन पे हमें पूरा विश्वास था कि ये स्थिति के लिए उपयुक्त हैं। और हमने स्ट्रैटेजी बना करके और फिर हमने ब्रीफिंग किया और नेक्स्ट डे सुबह ये करते करते रात की 2:30 बज गया था और नेक्स्ट दिन सुबह 7 बजे मैं वापस सीलमपुर पहुंचा। सभी अफसरों से डायरेक्ट बात करी और हम अपनी स्ट्रैटेजी समझाया और डिप्लॉयमेंट किया। उसके बाद तो मैं खुद फील्ड में उतर आया, जिससे स्थिति कंट्रोल में रहा। सर ताहिर हुसैन का नाम पहली बार आपकी जानकारी में कैसे आया और वो कौन सा ऐसा पल था जिसमें आपको लगा ये मामला गंभीर हो सकता है? 2 चीज़ें आपने सवाल पूछा है। ताहिर हुसैन की जानकारी मुझे कब हुई? मैं ताहिर हुसैन को कभी जानता नहीं था, ये नाम मैंने सुना ही नहीं था। और ज्वाइन करने के 1-2 दिन बाद जब धीरे धीरे डेड बॉडीज निकलना शुरू हुआ और
गिनती बढ़ना शुरू हुआ, बहुत सारे तो नाले में मार के फेंके हुए थे, तो वो जो बॉडीज़ निकले तब जा कर के पता चला कि ये मामला कितना गंभीर है। जो पहले सोचा जा रहा था कि ये राइट्स है, लेकिन राइट के में 53 लोगों की हत्या हुई और इतने सारे लोगों को चोटें आई हैं, ये चौंकाने वाली थी। और तब मुझे पता लगा, मुझे समझ में आया कि ये मामला गंभीर है, इसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। सर 6 साल बाद ताहिर हुसैन को या और 2-4 लोगों को दोषी ठहराया गया है। क्या ऐसा कोई सबूत या जांच का कोई ऐसा पहलू था जिसे देखकर आपको उसी समय विश्वास हो गया था कि यह मामला अदालत में टिकेगा? देखिए, ताहिर हुसैन का जो केस था वो एक केस था। इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट केसेस थे, करीब 52 या 53 केसेस थे। इसके अलावा करीब 700 से ज़्यादा और केसेस थे। तो ये सारे केसेस आपस में मिले जुले हुए थे। तो एक ताहिर हुसैन वाली केस में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे हमको लगा कि केस में टिके, मुझे तब हुआ जब हमने कॉन्स्पिरेसी में कुछ हम आगे बढ़ गए। कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, कौन कौन से इसमें लोग हैं शुरुआती तौर पे, और किस प्रकार से पैसे लगाए गए, किस प्रकार से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आकर के जुड़ गए, क्या समीकरण था उनका, सोच थी कि हम मुस्लिम, दलित और कुछ पॉलिटिशियन मिल करके हम ये तख्ता पलट देंगे। तब मुझे ये ऐसा लगा कि ये मामला गंभीर भी है और चौंकाने वाली भी है। तो सर वो कौन से सबूत थे जिससे आपको लगा कि नहीं, मामला आगे कानूनी लड़ाई के लिए काफ़ी फिट है? जैसे एक हमें व्हाट्सएप चैट्स मिले जिसमें सारे जो जितने भी थे जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, तो वो व्हाट्सएप चैट में जुड़े हुए थे। एक तो वो था, और दूसरा जो हमने बाद में एनालिसिस करा और पाया कि जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरास को पलट दिया गया या उसको ढक दिया गया, तो यानी इसके पीछे एक सोची समझी नीति है जिससे राइट्स करवाएं और पता भी न चले कि कौन किसने दोषी कौन है। के पीछे सर दंगों के दौरान कोई एक ऐसी घटना, फैसला या किस्सा बताइए जिसको आज भी बहुत कम लोग जानते हैं और जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया था। क्वेश्चन इसमें कई सारे पल थे और जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि किस प्रकार से लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे थे। कुछ ने तो कहा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रोल है वगैरह वगैरह, या रूलिंग पार्टी ने ऐसा कुछ कराया है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, ऐसा है नहीं, इसे जानबूझ के दिखाया जा रहा है। तो लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ महत्वाकांक्षी जो पॉलिटिशियन के हैं या और लोग जो हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग एक समीकरण तैयार करना चाहते थे। उनका ये सोच था कि मुस्लिम के साथ दलित को जोड़ दी जाए और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा और इस तरीके से हम तख्ता पलट लेंगे। ये बात सच्ची है, ये इनके चैट्स पे भी आया है और डिफरेंट जो कन्फेशंस हैं, जो कि आपको याद होगा 50 से ज़्यादा लोग 164 CRPC के तहत उन्होंने कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट दी, उससे भी पता चलता है कि ये इनकी मंसूबे क्या थे। सर अगर आज आपको फिर से वैसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े तो क्या कोई एक ऐसा फैसला है जिसे आप अलग तरीके से लेना चाहेंगे, या आपको लगता है कि उस समय यही सबसे सही था? देखिए, जहाँ तक हमने टैकल किया था कम्युनल राइट्स की जो दंगे थे उसको टैकल किया था, उस पर मुझे कोई विशेष कोई बदलाव की मैं नहीं सोचा। लेकिन हमारे पास जब हमने केसेस रजिस्टर, हमने एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था
कि जो कोई भी आता है अपनी कंप्लेंट लेकर के FIR दर्ज करो। 750 से ऊपर ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो गए। अब उसे इन्वेस्टिगेट कैसे करें? तो मुख्य केसेस तो हमने क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को दे दिया। जो राइट्स हुए, मीडिया पर्सनल ने भी कहा और लोगों का भी सोचना था कि ये दिल्ली में ये राइट्स कैसे हो गए। जो वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो उस प्रश्न उठने लगा। तो मैंने सोचा कि हमने एक फ्रेश टीम जो क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल है, मेजर केसेस उनको देते और बाकी जो केसेस इम्पोर्टेंस वाइज उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे उसको हमने डिस्ट्रिक्ट में ही दे दिया। जो मुझे करना चाहिए था कि ये इन लोगों की एक बेसिक एक पैरामीटर्स पहले तय कर देना चाहिए था, एक ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए था कि ये इन्वेस्टिगेशन उठाएं, वो करें, ये सबूत इकट्ठा करें। तो वो हमारे बाकी ये 750 केसेस भी इसी प्रकार से और अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो सकता था। आप इस समय पे ये जरा समझें कि चीजें परिस्थिति बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हम समय को रोक नहीं सकते थे, लेकिन साथ में डिसीजन भी लेना था हमें। तो उस स्थिति में ऐसा किया। लेकिन अगर ऐसे जो लार्ज स्केल केसेस अगर होते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक समान और बड़े तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, तो उनके लिए एक गाइडलाइंस और बेहतर तरीके से तय करना चाहिए। सर, एक ऑफ द रिकॉर्ड बात जानना चाहूँगा, हालांकि वो रिकॉर्ड पे आप सब लोग सुनेंगे कि सरकार की तरफ से जैसे बहुत सारी बातें अफवाहें हो रही थी उस समय, सरकार की तरफ से आपको क्या निर्देश था? जैसे जो मंत्रालय आपको गवर्न करते हैं, यानी गृह मंत्रालय। देखिए, गृह मंत्रालय से हमारी बराबर संपर्क होता है और होना भी चाहिए। हमारी कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है। हमें साफ निर्देश था कि आप केसेस की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन करें और कॉन्स्पिरेसी के तह तक जाएं और सच्चाई को सामने लाएं, और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ सच्चाई को सामने लाएं, ताकि ऐसे लोग जो दूसरों का इस्तेमाल करके अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं वो सामने आए, पब्लिक के सामने आए और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो सकता है वो कानूनी कार्रवाई करें। मुझे किसी भी समय पे किसी ने भी मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं किया कि हम किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। सच्चाई के अलावा और कुछ मुझे कोई कुछ नहीं बताया। सर, जांच के बारे में जैसा कि आपने कहा कि गृह मंत्रालय का साफ और स्पष्ट निर्देश था कि साजिश की तह तक जाएं, तो जब जांच शुरू हुई, जब दंगे को आप लोगों ने शांत करा दिया, उसके बाद जब जांचें शुरू हुई, 750 मुकदमे दर्ज हो गए, तब सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश जो आप लोगों के लिए गाइडलाइन भी बना हो और आगे बढ़ने का रास्ता भी मिला हो? मैं उसका जवाब अभी दिया मैं जी कि उनका था, उन्होंने पूरी हमारे को फ्रीडम हमेशा से था, जो कानून में जो फ्रीडम रहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि कानून के दायरे में रह करके आप सच्चाई को सामने ले आए, तो उनका भी निर्देश हमेशा बराबर ऐसे ही रहा। हमें बीच में हमारी मीटिंग्स होती थी जिसमें मैं जो इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रोग्रेस हुआ है मैं बताया करता था। सर, इस फैसले के बाद, हालांकि सजा तो 23 तारीख को सुनाई जाएगी, फिर भी इस फैसले के बाद आप क्या मानते हैं कि देश, पुलिस और आम नागरिकों को क्या संदेश गया है? देखिए, जहाँ तक देश की बात है और आम नागरिक की बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी को भी किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए इंतज़ार करना चाहिए। जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट सभी बात अचानक एट फर्स्ट इंस्टेंस सभी बातें खुल के सामने नहीं लाती, क्योंकि उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी है, और जब तक बात पूरी
तय नहीं हो जाती, जब तक पूरी सच्चाई पे पहुंच नहीं पाते तब खुल के बोल नहीं सकते। तो आम नागरिक और देश को यही है कि इंतज़ार करें सच्चाई बाहर आने तक। और जहाँ तक पुलिस कर्मियों का है कि ये राइट्स हुए थे, अब हम इसे राइट्स दिसंबर से शुरू हुआ था, 15 दिसंबर से राइट्स, और कहीं हो रहा था। तो ऐसे में हमें पैटर्न स्टडी करना चाहिए कि क्या है और क्या करना चाह रहे हैं। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं थे, बल्कि एक ही कड़ी के ये सब जुड़े हुए थे, और इन सबको मिला करके इनके जो इरादे थे वो समझना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एसएन श्रीवास्तव, जिनसे इस विशेष मुलाकात में आपको बहुत सारी वो बातें पता लगी जो आज तक शायद आपको पता नहीं थी। अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।